जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद से विधायक जितेंद्र वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि महोदय, आपको अवगत कराना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं सपा ने उन्हें पार्टी में शामिल कर आगरा का जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है। भाजपा छोड़ने पर जितेंद्र वर्मा ने कहा है कि मैंने बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया। भाजपा ने कहा है कि वो युवाओं को बढ़ावा देंगे, लेकिन 75 साल के व्यक्ति को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा बिष्ट यादव जब दिल्ली से लखनऊ लौटी और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने ससुर मुलायम सिंह से भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुलायम की अपर्णा को आशीर्वाद देने वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। अब अपर्णा ने बताया है कि मुलायम सिंह ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया। मीडिया से बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा है कि मैं उनका धन्यवाद करूंगी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है, राजनीतिक ज्ञान भी दिया है। मैं उस परिवार की बहू हूँ और बहू रहूंगी। किसी परिवार की बहू होने का कर्तव्य है कि कोई काम करे तो अपने बड़ों का आशीर्वाद दे। नेताजी मेरे लिए ससुर भी है, पिता भी है। भाजपा जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन पूरी तरह करूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर लगाई गई उनकी होलोग्राम प्रतिमा पर राजनीति तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी की प्रतिमा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उन्होंने केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया था, इसलिए सरकार अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित करने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि उनके परिवार पर जो ईडी के छापे पड़े हैं, ऐसा तो बीजेपी सरकार हमेशा से चुनाव के समय करती रही। चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, तमिलनाडु के चुनाव हो या फिर किसी भी अन्य राज्य में चुनाव हो। चन्नी ने कहा है कि चुनाव के मौके पर ईडी के छापे बीजेपी डलवाती रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके, बदनाम किया जा सके। चन्नी ने कहा है कि छापों से हम घबराने वाले नहीं है। पंजाब की जनता हमारे साथ है। नतीजों के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को आज तक से विशेष बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सिद्धू, केजरीवाल, भगवंत मान और कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़े सवालों के बेबाकी से जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में 230 किसानों के मौत का आंकड़ा पेश कर सरकार को किसानों का शोषण करने वाला बताया है। वहीं कौशिक पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उन्हें आंकड़ों में अभिज्ञ बताया है। धर्मलाल कौशिक के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 1 नवंबर 2021 तक प्रदेश में कुल 230 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कौशिक ने कहा है कि सरकार ना तो किसानों को बचा पा रही है और ना आदिवासियों को। मुख्यमंत्री यूपी में मुआवजे का ऐलान करते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन पर निशाना साधते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार का कार्यकाल 2 साल भी नहीं बचा है और ये 5 साल की योजना की बात करते हैं, ये सिर्फ एक जुमला है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान करने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को कहा कि अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बदौलत वह न सिर्फ चुनाव जीतेंगे बल्कि प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि उनके साथ 35 छोटे दल है। उन्होंने कहा है कि अब बड़े लोगों से गठबंधन नहीं जोड़ना, समुद्र में नहीं कूदना है बल्कि नदियां बनकर खुद बड़ा होना है। बहुत लोगों ने मुझे नकारा है, मैं बैसाखी के जरिए नहीं बल्कि खुद के बूते आगे बढ़ूंगा और अपने सहयोगी दलों के साथ आगे जाऊंगा। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कांग्रेस पर हमले के बाद सीएम योगी पर पलटवार किया है। मायावती ने अपने शासन में गरीबों को दिए गए मकानों का ब्यौरा पेश किया है। सीएम योगी अपने भाषणों में लगातार लोगों को दिए जा रहे आवास का जिक्र कर रहे हैं। रविवार को भी गाजियाबाद में सीएम योगी ने बताया है कि उनके शासन में बड़ी संख्या में गरीबों को मकान दिए गए हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने कहा है कि पिछली सरकार में मंत्रियों ने अपने बंगले बनाए हैं। इसी का जवाब मायावती ने ट्वीट करके दिया है। मायावती ने कहा है कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह नहीं मालूम है कि गोरखपुर में योगी जी जिस मठ में अधिकतर रहते हैं वह किसी बड़े बंगले से कम नहीं है। इस बारे में भी वह जनता को बता देते बेहतर होता। मायावती ने कहा है कि यह भी बेहतर होता यूपी में सीएम अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बीएसपी सरकार के जनहित से जुड़े कार्यों का भी कुछ उल्लेख कर देते।
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद रविवार को निर्दलीय खड़े करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैंड्रम सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद कई राजनीतिक दलों ने संपर्क किया है, लेकिन मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का सोचा है। जल्द ही पर्चा भरने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। पार्सेकर ने कहा कि उन्होंने शनिवार को पार्टी से अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और पार्टी में सभी पदों को छोड़ दिया है। इस्तीफा देते वक्त पार्सेकर 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल भाजपा की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की 86 आरक्षित सीटों पर जिसने जीत का झंडा फहरा दिया, उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बनती है। बीते कुछ विधानसभा चुनाव का ट्रेंड तो यही कहता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दरअसल जातिगत समीकरणों को साधते हुए जीती गई राजनीतिक पार्टी की यह रिजर्व सीटें ही उसको सत्तासीन करती है। अब बड़ा सवाल यही क्या यह विधानसभा चुनाव में भी यही 86 सीटें सत्ता को राजमुकुट कौन पहनेगा, यह तय करेगी। पिछले कुछ चुनाव को अगर देखें तो समझ में आता है कि आरक्षित सीटों पर जिन राजनीतिक पार्टियों का कब्जा हुआ उन्हें राजनीतिक दलों की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस केंद्र शासित प्रदेश में आवासीय घरों के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सरपंचों को एकत्रित किया है। जी हां, जम्मू कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा 22 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार सरपंच को भी एक समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। 22 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय व्यावसायिक भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकार पदनाम को स्वीकृति प्रदान की जाती है। पंचायत के सरपंच की भी यह अनुमति दी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा है कि गोवा में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन करने के तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी की अध्यक्षता वाली पार्टी राज्य में कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करने की कवायद में जुट गई है। चिदंबरम का यह बयान तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी के 3 दिन बाद आया। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर गोवा में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में असफल होती है तो पार्टी राज्य में चुनाव प्रभारी चिदंबरम को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। तृणमूल नेता ने कहा था कि उनकी पार्टी ने 14 फरवरी को गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के लिए औपचारिक प्रस्ताव के साथ चिदंबरम से संपर्क किया था। उन्होंने एलेक्सो रोनिजाल्डो लोरेंको को अपने दल में शामिल कर लिया। चुनावी मौसम है, जाहिर है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना हर पार्टी की पहली प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना भी पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौरान चुनावी रैलियों के कारण दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ नियम कायदे तय किए गए हैं। इन सब के बीच हरदोई में कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि वे सब नियम कायदे साइड में रखकर रैली निकाल रहे थे। दरअसल विधानसभा 161 संडीला की भाजपा प्रत्याशी अलका अर्कवंशी ने अतरौली चौराहा व बाजार में ताकत दिखाने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसंपर्क रैली निकाली है। अलका अर्कवंशी ने पहले संडीला में प्रेस वार्ता की, इसके बाद अपने लाव लश्कर के साथ सदर सड़क होते हुए बिना मास्क लोगों से जनसंपर्क करने लगी। जी हां, आपको बता दें कि आचार संहिता और कोरोना के नियमों के बारे में तो जरा भी नहीं सोची और लगातार रैलियां करते रही, वो भी बिना मास्क के। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार की ओर से रविवार को लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के तहत आज शहर पूरी तरह से बंद रहा। जी हां, आपको बता दें कि शहर में अनुमत दुकानों को छोड़कर बाजार बंद रहे, यहां तक कि आवागमन भी अन्य दिनों की तुलना में कम रहे। जी हां, हर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है और गाइडलाइन के तहत अनुमति देने को खुली रही। हालांकि उन दुकानों पर भी कम ही लोग आए। इस दौरान वाहनों का आवागमन रहा, लेकिन बाजार बंद रहने के कारण चहल पहल नहीं रही। कर्फ्यू के दौरान पुलिस टीम भी मुस्तैद नजर आई। दिन भर शहर के मुख्य बाजार में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित पॉइंट पर भी मौजूद रही। इस दौरान पुलिस ने भी लगातार अपना काम सही ढंग से किया। राजस्थान के अजमेर जिले के मसौदा में किसानों की कर्ज माफी के पक्ष में भाजपा किसान मोर्चा भी उतर आया है। जिले के कुम्हरिया के किसान लादू गुर्जर द्वारा जमीन की नीलामी की सूचना चस्पा होने से शर्मिंदा होकर गए हैं। आत्महत्या के प्रयास की जानकारी भी मिलने पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिनवा और जिला अध्यक्ष भंवर लाल बुल्ला ने किसान के घर पहुंचकर वास्तु स्थिति की जानकारी ली है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान कान्हा गुर्जर ने बताया है कि लाटू टीबी को बीमारी से पीड़ित है और तथा उसके घर की माली हालत ठीक नहीं। ऐसे में वो बैंक का ऋण चुकता करने में असमर्थ है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रिनवा ने पीड़ित को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।